हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू studykhazana.com। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। सबसे बड़ा इशू एनडीए में बच्चों के लिए होता है मैथ्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एनडीए एनए के मैथ्स के लिए बहुत जगह पर एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास जब भी वो कोचिंग लेने जाते हैं, जैसे मैं आगरा गया पढ़ाने, मैं मथुरा गया पढ़ाने, मैं 2-3 जगह दिल्ली से बाहर पढ़ाने गया जब एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम, तो प्रॉब्लम ये आई, बच्चों ने मुझसे बोला कि सर हमने कभी भी एनडीए के मैथ्स में ट्रिक्स नहीं पढ़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं एनडीए के मैथ्स के एंट्रेंस एग्जाम में ट्रिक्स होती हैं। और बेटा एक दो या 3 चैप्टर में नहीं, लगभग एनडीए में जितने चैप्टर आपके आ रहे हैं 22 या 23, उन सभी में ट्रिक्स हैं, 1 या 2 चैप्टर को छोड़ के। लॉगरिदम आपका छोड़ के सभी चैप्टर जो है वो ट्रिक बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो आपको ट्रिक से मैथ्स को पढ़ना है अगर आप एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। आपके पास 120 क्वेश्चन होते हैं जिसकी हर एक की एवरेज 2.5 होती है, हर एक का जो मार्क्स होता है वो 2.5 होता है, यानी 300 मार्क्स का ओवरऑल आपका मैथ्स का पेपर होता है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, यानी आपको सेफ साइड पे रहना है, यानी मेरिट में आए या मेरिट में ना आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आप मिनिमम 120 से 140 मार्क्स स्कोर करें, तब आपका एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा। मिनिमम 120 मार्क्स आपको स्कोर करने ही करने हैं, ठीक है। अब अगर आपको 120 मार्क्स स्कोर करने हैं तो इसका मतलब अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन भी ठीक करे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की एवरेज कितनी है 2.5 मार्क्स, 2.5, तो आपने कितने स्कोर कर दिए 125 मार्क्स आपने स्कोर कर दिए, यानी कम से कम आपको 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं। बच्चा अगर 11th और 12th की मैथ्स पढ़ के जाए और एनडीए का एंट्रेंस देने चले जाए, ठीक है, तो वो ये कहता है कि सर मैंने तो 11th 12th पढ़ के आया हूं, सेम ही तो आता है, मैं कर दूंगा। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर टिपिकल है। मतलब आप ये कह सकते हो आईआईटी 2 लेवल पर होता है, एक मेंस एक एडवांस। तो जो मेंस वाला लेवल है वो एनडीए का एंट्रेंस लेवल ही है, दोनों का मिलता जुलता लेवल है, लेकिन एनडीए का जो पैटर्न है वो बहुत अलग है उससे। इस वजह से एनडीए की एंट्रेंस की कोचिंग अलग से लेनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी एनडीए की कोचिंग ले रहे हो और बिना किसी ट्रिक के आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इससे बढ़िया तो आप 11th 12th में पढ़ रहे थे, सेम ही तो चीज है। फिर आप 11th 12th की आरडी पढ़ा लो और कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ट्रिक से किसी भी चीज को करना है, किसी भी चैप्टर को करना है तो ट्रिक से करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर में ट्रिक कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे यूज की जाती है। बेटा ये वीडियो बहुत छोटी वीडियो है, हमने ये जो वीडियो बनाई है ये सिर्फ ये बताने के लिए बनाई है कि एनडीए में ट्रिक्स अप्लाई होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज इसके अंदर भी ट्रिक्स होती हैं सर, ठीक है। मैं 2 या 3 चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं, सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस करूंगा, मैट्रिक्स के 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज के 2-3 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिक है, लिमिट डेरिवेटिव में भी ट्रिक है, इंटीग्रेशन में भी ट्रिक है, डिफरेंशिएशन में भी ट्रिक है। लेकिन ये सारी वीडियोस मैंने नहीं डाली है, मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखा दिया और समझा दिया कि ट्रिक्स आती हैं। अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए होंगी तो आप स्टडी खजाना की साइट पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप 11th 12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं, कॉन्सेप्ट सारा का सारा स्टडी खजाना की साइट पर अवेलेबल है, वो प्रॉपर तरीके से है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझा सकूं कि आप लोग ट्रिक्स के साथ किसी भी एनडीए के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में बोला गया ABCDEF आर इन एपी, ये एपी में है, ठीक है। अब उसने बोला देन E माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये E माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन दे दिए A 2 इंटू सी माइनस ए, ऑप्शन नंबर B 2 इंटू एफ माइनस डी, ऑप्शन नंबर C 2 इंटू डी माइनस सी, एंड ऑप्शन नंबर D माइनस सी। देखिए अगर मैंने यहां पर इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया ABCDEF आर इन AP, तो आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि आपको पता है आपके पास 120 क्वेश्चन है, आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है मैथ्स के एग्जाम को क्लियर करने का। 120 क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट है। ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, अगर आपको यकीन ना है एनडीए के 10 ईयर उठा के देख लो, आपको पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दिए में 2C माइनस ए, 2F माइनस डी, 2D माइनस सी एंड D माइनस सी, ठीक है। देखिए
ए बी सी डी ई एफ आर इन एपी आप लेट कर लीजिए। ए को आपने मान लिया 1 है, बी को आपने मान लिया 2 है, सी को आपने मान लिया 3 है और डी को आपने मान लिया 4 है, 5 है एंड ये 6 है। भाई ये सीक्वेंस एपी में है, 1 2 3 4 5 6 आर इन एपी। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसके अलावा नंबर लेते हैं 2 4 6 8 10 12, उससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। तो एपी वाले क्वेश्चन में कोशिश ये करें, मैंने तो आसान नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6, आप यहां पे 2 4 6 8 10 12 ये नंबर्स लें, इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। ये एपी में है, ई माइनस सी निकालना है। ई माइनस सी का मतलब हो गया 5 माइनस 3, ई माइनस 3 कितना आंसर होता है 2, यानी इनमें से जिसका भी आंसर 2 होगा, ऑप्शन ए का आंसर अगर 2 हुआ तो मेरा वो करेक्ट हो जाएगा, बी का आंसर 2 होगा तो वो, सी का आंसर 2 हुआ तो वो, मतलब जो भी होगा। ठीक है, वैल्यू डालते 2 सी माइनस ए यानी 3 माइनस 1। ऑप्शन नंबर 1 में अगर मैं डालूं तो सी की वैल्यू क्या है 3 है, 3 डालूंगा यहां पे, 3 माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। क्या 4 और 2 बराबर होते हैं? नहीं सर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी 2f माइनस डी, 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या है 6 माइनस डी, 6 माइनस 4, अगेन इसका आंसर आ रहा है 4। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी 2d माइनस सी, 2 इंटू डी माइनस सी, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। हाँ, इसका आंसर 2 आ रहा है। इसको देख लो, d माइनस सी, d माइनस सी, ये भी 1 आ रहा था, ये गलत था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी आपका आंसर जो है वो है 2 इंटू डी माइनस सी। ये जो पार्ट है वो किसके इक्वल है? ई माइनस सी के। अब आप देख लीजिए, ये तो मेरे को समझाने में भी 1 मिनट नहीं लगा, आप करने में कितनी देर लगाओगे? ठीक है, मतलब एपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जीपी में हो, एचपी में हो, अभी तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एबीसीडी ई एफ आर इन एपी, उसने बोला ऑलरेडी एपी में है। ये ट्रिक लिमिटेड क्वेश्चंस में लगाई जा सकती है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ये ट्रिक उन्हीं केसेस में लगा सकते हैं जब क्वेश्चन भी आपका कांस्टेंट की फॉर्म में ना हो, एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, एबीसीडी ई एफ, ये कोई भी न्यूमेरिक नंबर नहीं है, और आपके पास जो आंसर्स मिले वो भी न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ये देखिए सी माइनस एक एल्जेब्रिक टर्म है, एफ माइनस डी एल्जेब्रिक, मतलब क्वेश्चन भी एल्जेब्रा की फॉर्म में हो और आंसर भी एल्जेब्रा की फॉर्म में हो, तभी आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते, लिमिटेशन है इस पे। ठीक है, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए कौन सी ट्रिक लगानी है वो हम साइट पे से पढ़ सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज का, जैसे कि एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर आर इन एपी, ये एपी में, ओके, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा, आप कैसे करेंगे इसके, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे कम से कम, और यही हमें सबसे मुश्किल लगते थे। देन एक्स रेज टू द पावर क्यू माइनस आर, y रेज टू द पावर r माइनस पी एंड z रेज टू द पावर, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में, z रेज टू द पावर p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में। देखिए p क्यू आर आर इन एपी, एपी में है ये, मैंने लेट कर लिया, p जो है फिर से वो 1 है, q2 r3, ये एपी में हो गया। अब ये जीपी लेने हैं, अगर आपको जीपी लेना है, बच्चा कहता है सर 2 से शुरू कर लेते हैं, 2 4 8 ले लेते हैं, 2 आप यूज कर चुके हैं, आप सेम नहीं लेंगे, क्यों? पी और एक्स सेम नहीं हो सकते। ऑप्शन इसके देख लीजिए, ऑप्शन है इसका 1, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर डी पी प्लस क्यू प्लस आर। बेटा इसके अंदर 1 दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट, मैंने आपको बोला ना दोनों न्यूमेरिक होने चाहिए, लेकिन बाकी 3 टर्म जो है वो न्यूमेरिक है। अगर 2 कांस्टेंट होते और बाकी 2 एल्जेब्रिक होते तो मैं नहीं लगा सकता था ये ट्रिक, तो मेरे को दूसरी लगानी पड़ती। मतलब अगर मेरा ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं आया तो ऑब्वियस फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये तो क्लियर है। 1 2 3 आर इन एपी, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है, जीपी में ऐसा करते हैं 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 8 एंड 16, ये जीपी में है। ठीक है, ये सीक्वेंस जीपी में हो गया, यानी एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली 4, वाई की वैल्यू मैंने क्या ले ली 8 और जेड की वैल्यू मैंने क्या ले ली 16। वैल्यू डालते हैं, एक्स की जगह पर आप क्या डालेंगे, एक्स की जगह पर आप डालेंगे 4, 4 रेज टू द पावर क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर यानी 2 माइनस 3, -1 लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई यानी आप ये कह सकते हैं 8, 8 रेज टू द पावर आर माइनस पी, आर माइनस पी, आर माइनस पी, आर माइनस पी क्या होगा, आर मेरा 3 -1 यानी 2 इंटू जेड, जेड हो गया आपका 16, 16 रेज टू द पावर पी माइनस क्यू यानी 1 -2, ये आ गया आपका कैलकुलेट करके 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 8
मल्टीप्लाई बाय 1/16, 8182, 2124। इसका आंसर डायरेक्ट ही आ रहा है 1। सर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई भी दो कांस्टेंट होते तो मैं ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकता था। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात। ठीक है, ये मैंने दो आपको क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को, मैट्रिक्स के आप पार्ट को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ट्रिक्स, बेटा इसमें ट्रिक्स बहुत हैं। ट्रिक्स मतलब उसके अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज में ट्रिक्स बहुत हैं, बट मैंने 2 क्वेश्चन में ट्रिक बताई है। मैंने जनरल से आपको बता दिया कि छोटी वीडियो बनानी है मुझे। ठीक है, डिटर्मिनेंट की ट्रिक्स में एक सबसे सिंपल सा आंसर आपको मैं देता हूं। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी आर इन एपी, ऐसे बोलेगा एपी में। ओके, तो डिटर्मिनेंट दे देगा और कहेगा यहां पे ए प्लस सी, बी प्लस सी, मतलब इनसे रिलेटेड अंदर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, कोई भी नंबर कहेगा इसकी वैल्यू बताओ। दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। एबीसी दे दिया एपी में, जीपी में या एचपी में। बच्चा कहेगा सर एचपी तो पढ़ा नहीं। बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज में आप एचपी पढ़ोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन वर्ड समझ लो आप कि एचपी दिया हुआ, तीनों में से कोई भी एक सीरीज दे दी। एक सीरीज है, एबीसी एपी में है, जीपी में, एचपी में। एचपी भी एक सीरीज होती है। और जो एबीसी दिया हुआ है या EFGH या जो भी दिए हुए नंबर्स, उनसे रिलेटेड एक भी नंबर यहां पर अगर लिखा हुआ है, अगर उनसे रिलेटेड एक भी नंबर यहां पर लिखा हुआ है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। दोबारा, एबीसी एपी में, जीपी में, एचपी में, किसी में भी हो सकती है। वो हमें दिया हुआ है, उसने बोला ये सारी चीजें एबीसी, एचपी, जीपी या जिसमें भी है, उनसे रिलेटेड एक भी नंबर उसने अंदर लिख दिया, तो उसका आंसर हमेशा, उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालने में हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, नंबर 2 जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली ट्रिक ये थी कि सीरीज में कोई भी होगा तो यूज कर सकते हो। आपके पास आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा से डिनोट किया जाता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जैसे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इससे हम लोग निकालते हैं। अगर ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है, और डिटर्मिनेंट में डाल दिया, उसका आंसर भी हमेशा 1 होगा। मतलब ओमेगा यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है, वो वैल्यू डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होगी। मतलब अगर उसने बोल दिया ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इस पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर ओमेगा कहीं लिख दिया, तो आप इसका आंसर बिना देखे ऑप्शन में सेलेक्ट करके 0 डाल देंगे, बात खत्म। सिंपल तरीका है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप करके देखिए। आपके कम से कम डिटर्मिनेंट में लास्ट 10 ईयर में से कम भी अगर 15 क्वेश्चन आए हैं तो 5 या 6 इसी पे बेस्ड होते हैं। इसमें भी और भी ट्रिक्स है, बट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, स्टडी खजाना की साइट पे देख सकते हैं आप। नंबर 3 बात करें सर कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला टारगेट होता है हमारा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म पे बच्चे का हमेशा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर पोलर फॉर्म निकालने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फिर मैं आंसर पे आता हूं। जैसे मैंने बोला कि इसकी पोलर फॉर्म निकाल दो, -1/2 प्लस √3/2 की पोलर फॉर्म निकाल दो। ठीक है, आपने इसको कई तरीकों से पढ़ा है। जैसे आप इसको r cos थीटा और इसको r sin थीटा लेट करके करते थे, और अदरवाइज ऐसे भी पढ़ा है हमने, अल्फा = tan इनवर्स mod y/x √3/2। मैं इसकी पोलर फॉर्म निकाल के दे रहा हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बार बार बोल रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूं। tan इनवर्स √3 मतलब हो गया, मॉड तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा ना, रूट हो गया यानी π/3, यानी आंसर आ गया π/3। अल्फा की वैल्यू है। थीटा इसके अंदर होगा पाई माइनस अल्फा। जो मतलब अलग अलग तरीके होते हैं पोलर फॉर्म को सॉल्व करने का, आप अपने तरीके से पोलर फॉर्म को सॉल्व कर सकते हो। आपने इसको सॉल्व किया, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही फॉर्म पढ़ी थी आपने। r मतलब z मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू √अंडर इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर यानी 3/4। ये आ गया आपका 4/4 यानी 1। मैंने वैल्यू डाल दी 1 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आ गई मेरी पोलर फॉर्म। इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, इतना बड़ा प्रोसेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको काटा मारता हूं। ठीक है,
हमें करना क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन से बढ़िया मैं आपको इजीली तरीके से सिखा देता हूं पोलर फॉर्म कैसे निकाली जाती है। जैसे मैं इसी एग्जांपल को सेम वहां पे लिख रहा हूं, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ये होता है आपका कॉस थीटा और ये आपका होता है साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसने बोला है साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव है ना ये आपका आंसर, और कॉस नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है भाई? साइन पॉजिटिव एंड कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इस एक्सिस को तो आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पे हमेशा चेंज होता है। 90 माइनस थीटा चेंज कर देता है, अगर tan 90 माइनस थीटा कॉट बना देगा, तो इस एक्सिस का आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे इस एक्सिस का। कॉस या साइन जो भी है, यानी एंगल इसमें इसके बीच में लाई करेगा। आर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। आयोटा साइन एक एंगल चाहिए मेरे को, प्लस कॉस एक एंगल चाहिए मेरे को, वो दोनों एंगल सेम होने चाहिए। सिंपल सी बात, ठीक है भाई। √3/2 साइन कब होता है मेरा? √3/2 साइन कब होता है मेरा? √3/2 मेरा जो साइन होता है वो होता है 60 डिग्री पे। लेकिन 60 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, आपको तो सेकंड पे जाना है, तो आप इसको लिखेंगे सेकंड पे आने का तरीका पाई माइनस π/6, और 60 डिग्री यानी पाई माइनस π/3, सॉरी। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/3। तो सर आपका आंसर आ गया cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, यहां पे आपको आर डालना है। आर मतलब जेड मॉड्यूलस। जेड मॉड्यूलस की वैल्यू निकालना कोई बड़ा खेल नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लेकिन ये तो उन क्वेश्चंस के लिए लिमिटेड होगा जिनकी वैल्यूज हमें याद है, जैसे कि 0 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, 30 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, 45 की याद है, 60 की याद है। उनके अंदर तो हम बड़े आराम से इसे कर देंगे। लेकिन जिन एंगल्स की वैल्यू हमें लर्न नहीं है, उनका क्या इलाज है वो देखिए। मतलब एक ट्रिक तो ये है इसके अंदर, जिसके अंदर सिंपल वैल्यूज होंगी उसमें हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर वैल्यू सिंपल नहीं है तो क्या करना है, देखिए उसके अंदर क्या करना है। जैसे यही क्वेश्चन था, मैं दोबारा एक बार इसी क्वेश्चन को उठा रहा हूं, इसके अंदर 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन था -1/2 प्लस √3 आयोटा, इसके 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, ठीक है। ए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यही जो हमारा आंसर था, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ओके। ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। और ऑप्शन नंबर सी cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, ठीक है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब बेटा ये समझ लेना, ये जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, मुश्किल वाला भी हो सकता है, आसान वाला भी। मैंने तो एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, टाइम वेस्ट ना हो, आराम से क्वेश्चन को ढूंढ सके, इसलिए ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। करना क्या है आपको, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। करना क्या है आपको, ये आपको कहता है ये z है और इसकी पोलर फॉर्म इन चारों में से कोई एक है, आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी है। अच्छा मुझे तो पता है ये वाला आंसर है, मैंने कैलकुलेट करा है, ठीक है। सपोज इन एंगल्स की वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे मैंने पिछली ट्रिक बताई थी, तो क्या करेंगे, तो आप कुछ मत करो, ऑप्शन को सेलेक्ट करो। ये तो करेक्ट है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा, बी को उठा रहा हूं मैं। ऑप्शन को सेलेक्ट करो, 2 cos 2π/3। cos 2π/3 की वैल्यू कैसे निकलती है? पाई माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/3। सर ये पहुंच गया माइनस कॉस π/3, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, आयोटा साइन π/3। इनकी वैल्यू डाल दो, ये होगा, यहां पे 2 दिया हुआ है, 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है -1/2 और इसकी वैल्यू √3/2। क्या ये आंसर इसके इक्वल है? नहीं है सर, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सी में सेम, आप यहां पे वैल्यू डालिए दोनों जगह, क्या वो इस क्वेश्चन के इक्वल आ रही है? अगर आ रही है तो आपकी पोलर फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं करता। मतलब पोलर फॉर्म का जो बेसिकली मतलब होता है ना, ये मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में लिखना। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज है ना, साइन और कॉस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री लैंग्वेज, तो ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में लिखना, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है उसकी वैल्यू एक ही होती है, ठीक है, उसे बस ट्रिग्नोमेट्री में लिखा होता है। तो क्या करो, उसे सिंप्लीफाई कर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? साइन, जैसे आपको तरीका पता ही है ना सिंप्लीफिकेशन का, साइन 180 माइनस थीटा या जो भी उसके अंदर लग रहा है वो लगा के एंगल की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर दो।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिक आप पोलर फॉर्म की इस तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे स्क्वायर रूट पर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट पर होते हैं। और एक मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूं, जैसे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो बच्चों से होते नहीं है। जैसे कई बार पूछता है आर्ग्यूमेंट Z1 और Z2 इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है। बेटा ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आईपी के BMS के पेपर में आया था, ठीक है। इसका ऑप्शन होता है, जैसे ऑप्शन दे दिया आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, ऑप्शन नंबर बी आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, फिर ऑप्शन नंबर सी आर्ग्यूमेंट Z1 मल्टीप्लाई बाय आर्ग्यूमेंट Z2, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। बच्चे आप लोगों को इसको सिखाया जाता है कि कैसे करें। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें, Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लें। Z1 की पहले तो Z1 अपॉन Z2 निकालो, उसका आर्ग्यूमेंट निकालो, फिर इन चारों में पुट करके देखो कौन से वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आंसर होगा। लेकिन नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखिए आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सारी लॉग और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की बात करें, लॉग m बाय n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, होता है नहीं होता? तो आर्ग्यूमेंट भी सेम होता है, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, खत्म। क्या मुश्किल है इसमें बताओ? कितनी देर लगी? 1 मिनट का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपके एनडीए में भी आया है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये क्वेश्चन आप एनडीए के 10 ईयर उठा के देख लो, आपको पिछले 2007 से लेकर 17 तक में जितने पेपर हुए उनमें कहीं ना कहीं 2 या 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लॉग m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, होता नहीं होता? तो अगर आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, अगर आर्ग्यूमेंट दे देगा तो सेम हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z1 और Z2 दे देगा तो आप कहेंगे आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। तो ये ट्रिक्स हैं और कुछ भी नहीं है। और बच्चे को ये सारी ट्रिक्स नहीं बताई जाती। बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आके पढ़ें, मैं इंडिया की फेस टू फेस क्लास लेता ही नहीं हूं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। वैसे लेता हूं बट आप ऐसा समझ लो कि मैं नहीं लेता। लेकिन आप लोग कहीं पर भी पढ़े, ट्रिक्स से पढ़े, ठीक है। अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो आपको सब चैप्टर्स की ट्रिक चाहिए, आप स्टडी खजाना की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो, आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी। इवन YouTube पे 3 डायमेंशनल की थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट 3D का मेरा YouTube पे भी अवेलेबल है एंड स्टडी खजाना पे भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कुछ चैप्टर की ट्रिक्स, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाह रहा। तो आप लोग प्लीज, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स से पढ़ेंगे और स्टडी खजाना पर जाएंगे, वहां पर बाकी ट्रिक्स देखेंगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, mail@studykhazana.com पर। इवन अगर आप लोगों को कोई भी चीज चाहिए, मतलब कोई भी चीज चाहिए का इन द सेंस है कि एनडीए से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है, मेल पे आपको आंसर सब पे मेल पे मिलते हैं, रोज मेल चेक होती है, ठीक है, आंसर मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा मेल नहीं करना चाहता तो स्टडी खजाना की साइट पर जाएं, राइट हैंड साइड पर ऊपर देखिए एक नंबर दिया हुआ है 8527 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस पर कॉल करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नाम पुनीत डोगरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।